everyone. So once again, welcome you all on Law Vita here. This is Aradhya Gupta, and in this video, we are going to take a topic of Indian Penal Code. We'll be discussing and actually continuing from the previous video where we discussed the general defense of consent, covering from section 87 to 92. So here in this, we'll be discussing section 93, 94, and 95 that basically discusses the general defense of communication threat and related to the trifling offences, right? So let's begin with section 93. It talks about the general defense of communication. What it states that a communication made in good faith, कि अगर कोई communication good faith में की गई है तो that does not constitute any offense even if उस communication की वजह से जिस person को communicate किया गया था उसको कोई harm cause हो जाता है फिर भी, ठीक है. So it states that no communication which is made in good faith is an offense by reason of any harm to the person to whom it is made if it is made for the benefit of that person. तो ऐसी कोई भी communication जो कि दूसरे व्यक्ति को good faith में की गई हो लेकिन उस communication को deliver करने से सामने वाले व्यक्ति को कोई ना कोई harm suffer करना पड़ा, ठीक है, तो ऐसे किसी भी communication की वजह से अगर कोई harm होता है that won't constitute an offense और उसके लिए communicate जिसने किया है वो person liable नहीं consider किया जाएगा. ही विल गेट द प्ली हियर, बट कंडीशन अप्लाइड यही है कि आपने सामने वाले पर्सन के बेनिफिट में किया हो वो कम्युनिकेशन और गुड फेथ में किया हो, राइट. नाउ लेट्स लुक अप टू द इलस्ट्रेशन. सो इट स्टेट्स दैट a surgeon in good faith communicates to a patient his opinion that he cannot live. तो एक सर्जन थे A, उन्होंने गुड फेथ में जो पेशेंट था उसको ये इन्फॉर्म किया, उसको ये कम्युनिकेट किया अपना ओपिनियन कि शायद तुम ना बच सको. जनरली डॉक्टर्स बोल देते हैं कि संभावना कम है तुम्हारे बचने की, देयर इज़ लेस पॉसिबिलिटी फॉर योर सर्वाइवल, योर कंडीशन इज़ वेरी सीवियर. तो इस तरीके से कम्युनिकेट किया उसने पेशेंट को, डॉक्टर ने, कि तुम्हारे लेस चांसेस हैं एंड अब उसका ये ओपिनियन है कि हो सकता है कि तुम ना भी बच पाओ. सो द पेशेंट डाइज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द शॉक. तो जो पेशेंट था वो अपनी बीमारी की वजह से नहीं मरा, वो एक्चुअली इस शॉक में आके मर गया कि मैं मरने वाला हूँ, ठीक है. जब डिलीवर किया सर्जन ने ये बात कम्युनिकेट की, उसके कॉन्सिक्वेंस से शॉक में आके वो पेशेंट मर जाता है. So here A has committed no offense though he knew it to be likely that the communication might cause the patient's death. कि although डॉक्टर को या सर्जन को ये इन्फॉर्मेशन था कि अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन डिलीवर करूँगा तो हो सकता है कि पेशेंट शॉक में आया वो मर भी जाए, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि उन्होंने गुड फेथ में किया, बेनिफिट में किया कि पेशेंट को पता होना चाहिए कि उसकी कंडीशन कैसे है, तो बिकॉज इट वॉज दैट कम्युनिकेशन वॉज मेड इन गुड फेथ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सेम, सो इसीलिए वहाँ पर सर्जन लाइबल नहीं कंसिडर किए जाएंगे. ही विल बी गेटिंग द डिफेंस ऑफ सेक्शन 93, राइट. नाउ वी आर हैविंग अ केस हियर दैट इज Mr. X versus Mr. Y Hospital, AIR 2003. So इसके facts क्या थे? Here the respondent hospital Y informed the girl to whom the appellant Mr. X was engaged to marry that her would-be husband was HIV positive. तो यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट था हॉस्पिटल वाई, उसने जो गर्ल थी उसको इन्फॉर्म किया जिसकी शादी अपीलेंट से होने वाली थी. जो इस केस में अपीलेंट है मिस्टर एक्स, उससे शादी होने वाली थी लड़की की. तो हॉस्पिटल ने उस लड़की को जिससे शादी होने वाली थी उसको इन्फॉर्म किया कि जिससे तुम्हारी शादी होने वाली, मतलब जो तुम्हारा वुड-बी हस्बैंड है, तुम्हारा होने वाला जो पति है, वो HIV पॉजिटिव है. एंड वी ऑल नो दैट HIV पॉजिटिव इज़ अ वेरी सीवियर डिजीज, राइट. सो लेकिन उन्होंने क्योंकि लड़की की बेनिफिट के लिए उसके गुड फेथ में इंफॉर्मेशन दिया था. ऑन अकाउंट ऑफ दिस डिस्क्लोजर द गर्ल रिफ्यूज टू मैरी द अपीलेंट मिस्टर एक्स एंड मिस्टर एक्स इवन वॉज सीवियरली क्रिटिसाइज्ड बाय द कम्युनिटी. अब क्योंकि ऑब्वियसली जब किसी को भी पता चल जाएगा कि ऐसी सिचुएशन है तो पॉसिबिलिटी कम रहती है कि वो उसके बावजूद भी शादी करना चाहे. तो यही इस केस में हुआ कि लड़की ने जैसे उसको पता चला कि उसके वुड बी हस्बैंड इज HIV पॉजिटिव, उसने मना कर दिया, शी रिफ्यूज टू मैरी. और इसके बाद क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा सोसाइटी में मिस्टर एक्स की उसको क्रिटिसाइज़ किया गया, उसकी मॉकरी होने लगी, ठीक है. ही वॉज हाईली क्रिटिसाइज्ड बिकॉज ऑफ हिज disclosure of his disease. Consequently, Mr. X initiated criminal proceedings against Hospital Y under Section 269 IPC. और ये सब चीज़ें humiliate होके consequently जो Mr. X थे उन्होंने criminal proceedings initiate की hospital के against under Section 269 of IPC. 269 states that negligent act which likely to spread infection of disease or dangerous to life. और इसमें punishment होता है which extends to 6 months एंड फाइन और बोथ. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट
The disclosure of information by the hospital was not violative of the rule of confidentiality nor of right of privacy. The information communicated by the hospital Y are therefore in good faith and was for the benefit of the girls concerned. तो जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया इस केस में कि ना तो ये जो डिस्क्लोजर किया गया था ये किसी तरह के उसके कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोजर था, ना ही ये दैट वाज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट टू प्रिवेसी, बट जो भी हॉस्पिटल ने किया वो उस लड़की के बेनिफिट के लिए, उसके गुड हेल्थ के लिए और उसके गुड फेथ में आकर ये उसको कम्युनिकेशन डिलीवर किया था ये इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हॉस्पिटल के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे और हॉस्पिटल को यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 93 का, राइट। चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ का जनरल डिफेंस। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 94, बेसिकली टॉक्स अबाउट द थ्रेट। सो एक्ट्स टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड टू थ्रेट। तो बेसिकली ये बताता है कि अगर किसी व्यक्ति को धमकाया जाता है किसी काम को करने के लिए, उसको विवश किया जाता है धमकी देके कि अगर तूने ये नहीं किया तो तेरे को हम मार देंगे या तेरे साथ कुछ भी ऐसा कर देंगे, वो हम आगे सेक्शन में पढ़ेंगे। तो अगर उस डर में आके, ठीक है, उस भय में आके अगर वो पर्सन एक्ट करता है तो वहाँ पर उसको प्ली मिल जाता है, ठीक है, डिफेंस मिल जाता है। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो भी सेक्शन में एक्सप्लेन है। सो लेट्स रीड इट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 94, no amount of mental compulsion arising out of threat of injury can under any circumstance excuse the causing of death or the causing of any offense against the state punishable with death. तो यहाँ पहली बात तो ये बोला है कि सेक्शन 94 में लाइक नो मैटर कि कितने अमाउंट ऑफ लेवल पे डराया गया था, क्या थ्रेट का लेवल था, ठीक है, और क्या धमकी दी गई थी कैसे इंजरी पहुँचाने की, लेकिन किसी भी सर्कमस्टांसेस में यहाँ पर अगर वो पर्सन ये बोलता है कि मुझे डराया गया था, मुझे विवश करा गया था और मुझे धमकी दी गई थी कि तुमको मार देंगे, और इसी उसमें आके मेंटल प्रेशर में आके मैंने सामने वाले की मृत्यु कर दी, उसको मार डाला, ठीक है, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस किया जो कि पनिशेबल विद डेथ होता है। लेकिन अगर उसने कोई ऐसे ऑफेंसेस किए तो वहाँ पर उसको प्ली नहीं मिलता है। ये बेसिकली इसका एक्सेप्शन है, राइट। अभी सेक्शन 94 के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या कहता है सेक्शन 94? सो इट स्टेट्स दैट इन ऑर्डर टू जस्टिफाई एन एक्ट अंडर सेक्शन 94 3 पॉइंट्स मस्ट बी प्रूव्ड। क्या क्या? फर्स्ट, दैट द पर्सन डिड नॉट वॉलंटरली एक्सपोज हिमसेल्फ टू द कंस्ट्रेंट, मतलब जिस पर्सन ने एक्ट कमिट किया है उसने अपनी खुद की इच्छा से नहीं किया है, ठीक है, और मतलब वो खुद से नहीं उसने वो एक्ट कमिट किया है। सेकेंड, दैट द फियर विच प्रॉम्प्टेड हिज एक्शन वाज द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, जो फियर जो उसको डराया गया है, ठीक है, जो उसको थ्रेट्स दिए गए हैं जिसके कारण उसने सडन एक्शन लिया, तो दैट वाज द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ। कहीं ना कहीं उसको ये धमका गया था कि हम तुमको यहीं के यहीं मार देंगे, ठीक है, ये धमकी मिली है। एंड थर्ड, दैट द एक्ट इटसेल्फ वाज डन एट अ टाइम व्हेन ही वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू डू इट और डाई, और जो एक्ट करने के लिए जो समय दिया गया है और जो जैसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट की गई हैं वो ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि या तो करो या मरो। तो अल्टीमेटली अगर उस सिचुएशन में पर्सन करो को चूज़ करता है, आउट ऑफ दैट मेंटल थ्रेट का जो डर बैठ जाता है कि हम तुम्हें यहीं कहीं मार देंगे, ये ऐसा तुम ये काम करो, तो उस डर में आके अगर वो पर्सन वो काम कर देता है तो वहाँ पर उसको सेक्शन 94 का एक्सेप्शन मिलता है, प्ली मिलता है। बट फिर भी वही मैंने बताया कि कुछ दो कंडीशंस, जो कि अगर डायरेक्ट डेथ कॉज किया है या कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसमें स्टेट द्वारा पनिशेबल विद डेथ होता है, तो वहाँ पे इस चीज़ में कवर नहीं होगी वो वाले ऑफेंसेस, राइट, वो वाले एक्शंस। तो अभी इलस्ट्रेशन क्या है, इलस्ट्रेशन देखते हैं आपको और क्लियर होगा कि अ स्मिथ was compelled to take his tools and to force the door of a house for the dacoits to enter and plunder it is entitled to the benefit of this exception। तो इस केस में क्या था कि एक डेकॉइट्स का ग्रुप होता है, ठीक है, वो लोग एक स्मिथ को लेके आते हैं जिसको गेट वेट खोलना आता है, तो एक घर वो उसको लेके आते हैं, उसको डरा के धमका के लेके आते हैं उसके टूल्स वगैरह के साथ, और उसको फोर्स करते हैं, उसको कंपेल करते हैं गेट खोलने के लिए, ठीक है। और जैसे गेट खोलते हैं उसमें घुस जाते हैं और उसमें क्या नाम है, चोरी एंड डकैती करने लग जाते हैं। तो वहाँ पर क्योंकि ए ने सपोर्ट किया था, ठीक है, लेकिन क्योंकि उसने जो काम किया है वो एक भय में आके किया है और उसको विवश किया गया था, इसलिए उसको यहाँ पर सेक्शन 94 का एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अभी इसमें सेक्शन 94 में दो एक्सप्लेनेशंस भी हैं। व्हाट डज दे स्टेट? Explanation 1 stated a person who of his own accord or by reason of a threat of being beaten joins a gang of dacoits
knowing their character is not entitled to the benefit of this exception on the ground of his having been compelled by his associates to do anything that is an offense by law. तो यहाँ बोल रहे हैं कि अगर कोई पर्सन अपनी खुद की इच्छा से ऑन ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, या फिर उसको ये धमकी दी गई कि तुमको मारा पीटा जाएगा, ठीक है, उस भय से वो डाकुओं के गैंग को ज्वाइन कर लेता है, जबकि उसे पता है कि उस गैंग की कैरेक्टर क्या है, कैसे लोग हैं, वो लोग क्या काम करते हैं, ठीक है, तो क्योंकि उसने लेकिन ये जो एक्ट किया है जॉइनिंग ऑफ दैट गैंग ऑफ डेकॉइट, वो उसने खुद की इच्छा से किया है, तो वहाँ पर उसको सेक्शन 94 का ग्राउंड नहीं मिलेगा ऑन द बेनिफिट ऑफ हिज हैविंग कंपेल्ड बाय हिज एसोसिएट्स टू डू एनीथिंग दैट इज ऑन ऑफेंस बाय लॉ, कि जब अगर वो उन साथियों के साथ मिलके अगर वो किसी भी तरह का कार्य करता है जो कि गलत है, दैट इज ऑफेंस बाय लॉ, ठीक है, और वो ये बोलता है कि मुझे कंपेल किया गया था मेरे एसोसिएट्स द्वारा, तो ये मेरे साथियों द्वारा, तो ये कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा यहाँ पे, उसने खुद की इच्छा से वो डेकॉइट्स का गैंग ज्वाइन किया था, ठीक है. सो एंड दिस एक्सप्लेनेशन 2 स्टेट्स दैट अ पर्सन सीज बाय अ गैंग ऑफ डेकॉइट्स, ठीक है, एंड फोर्स बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ टू डू अ थिंग विच इज एन ऑफेंस बाय लॉ. लेकिन दूसरा एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अगर एक पर्सन को एक डेकॉइट्स के एक पूरे गैंग ने उसको पकड़ लिया है, उसको बंदी बना लिया है और उसको फोर्स करके और उसको डरा के कि तुम्हारी तुरंत मृत्यु कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद अगर वो कोई ऑफेंस ऐसा ऑफेंस करते हैं दैट इज पनिशेबल बाय लॉ, तो वहाँ पर एक्सेप्शन मिल जाएगा, उसको यहाँ पे प्ली मिल जाएगा. जैसे यही इलस्ट्रेशन यहाँ पे वर्क करेगा, वही कि स्मिथ जो था एक लुहार था, उसको उसके औजारों के साथ, सारे टूल्स के साथ उसको लेके आते हैं घर के पास, उसको बोलते हैं, उसको विवश करते हैं कि तुम इसका ताला तोड़ो और जो भी सब कुछ तोड़ो, और उसके बाद जब डाकू उसमें प्रवेश करता है उसके साथ और लूट वगैरह करता है सारा, तो वहाँ पर जो स्मिथ है उसको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है. आई होप आपको सेक्शन 94 भी क्लियर होगा. अब देखते हैं सेक्शन 95. सेक्शन 95 टॉक्स अबाउट दी एक्ट्स विच कॉज स्लाइट हार्म. तो कोई अगर ऐसा एक्ट किया गया है जिससे बहुत स्लाइट हार्म, या मैं कह सकती हूँ ऐसी कोई हार्म कॉज है जिसकी बहुत लिटिल वैल्यू है, तुच्छ हानि, मैं कह सकती हूँ दैट कॉन्स्टिट्यूट तुच्छ हानि, तो ऐसे कोई एक्ट है तो वहाँ पर डिफेंस मिल जाता है इजीली. सो नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ इट that it causes or that it is intended to cause or that it is known to be likely to cause any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm. तो ऐसे कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं है जिसमें भले ही इंटेंशन हो उसे कॉज करने की, पता हो लाइक्लीहुड हो कैसा हो सकता है, लेकिन वो जो हार्म है वो इतना ज़्यादा ऑर्डिनरी क्या नाम है, इतना ज़्यादा ट्रिफलिंग ऑफेंस है, इतना ज़्यादा लिटिल वैल्यू और हल्का ऑफेंस है कि कोई भी ऑर्डिनरी सेंस का पर्सन उसके लिए कंप्लेंट करेगा ही नहीं. तो ऐसा अगर हार्म करा है और अगर कोई पर्सन उसके ऊपर क्या नाम है उसके ऊपर किसी भी तरह की प्रोसीडिंग्स चालू करते हैं, तो वहाँ पर इसको एक्सेप्शन ईजिली मिल जाता है, ठीक है, जिस पर्सन ने एक्ट कमिट किया होता है. This section is based on the principle contained in the maxim de minimis non curat lex. Basically ये जो section है ये एक legal maxim के ऊपर based है, de minimis non curat lex, जिसका मतलब होता है the law takes no account of trifles, कि जो law है, जो कानून है, वो trifles की हल्की चीज़ों की, जो कि little value offenses होते हैं, उसको account में नहीं लेता है. No reasonable man complains of mere trifles, because इतनी जो भी छोटे मोटे offenses होते हैं, slight harms होते हैं, that are of little value, उसको reasonable man complaint करता ही नहीं है उसके towards, right? The following acts are covered. अब कैसे कौन से तरह के acts जो है वो trifling harms और slight harms consider किए जाते हैं. पहला, where a person takes husk seed vessels almost valueless from a tree standing on government wasteland. अगर कोई person एक गवर्नमेंट की वेस्ट लैंड है, वहाँ पे कुछ उपजाऊ ज़मीन नहीं है, वो वेस्ट लैंड है गवर्नमेंट की, वहाँ पे कुछ पेड़ लगे हुए हैं, तो जब उस पे से अगर जो हस्क निकलती है, हस्क आउटर कवरिंग ऑफ द सीड्स होते हैं, सीड वेसल्स, जो कि एक्चुअली दे आर ऑफ नो वैल्यू, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है, अगर उसको ले लेता है कोई पर्सन जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो दैट विल बी अ स्लाइट हार्म और उसके लिए कोई भी कंप्लेंट नहीं करेगा. एंड अगर कोई कंप्लेंट करता भी है तो वहाँ पर उसको यहाँ का डिफेंस मिल जाएगा. सेकेंड है, वेयर द अक्यूज कमिटेड थेफ्ट ऑफ अ चेक ऑफ नो वैल्यू. अगर कोई पर्सन ने एक चेक की चोरी की है लेकिन वो दैट चेक इज ऑफ नो वैल्यू, so that will also be considered as a slight harm or a trifling harm, right? Now we are having a case that is Mrs. Vida Menes versus Yusuf Khan, AIR 1966. So what was being held here? In this case, Supreme Court declared that Section 95 is intended to prevent the penalization of negligible wrongs or of
ऑफेंसेस ऑफ नेग्लिजिबल कैरेक्टर। तो बेसिकली ये सेक्शन, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 95 को लाने का क्या इंटेंशन था। बेसिकली सेक्शन 95 के पीछे ये इंटेंशन है कि जितने भी नेग्लिजिबल रॉन्ग्स होते हैं, लाइक इनसिग्निफिकेंट, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, और जो नेग्लिजिबल कैरेक्टर के ऑफेंसेस होते हैं उनको पिनलाइज करने से बचाया जा सके, उनको पनिशेबल करने से प्रिवेंट किया जा सके। दैट वॉज अ बेसिक थीम बिहाइंड द Section 95, and the same view was reiterated by Supreme Court in Bindeshwari Prasad Singh versus काली सिंह। और यही सेम जजमेंट जो है वो इस पर्टिकुलर केस में दोबारा दोहराया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। एक और केस है किशोर मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सो इन दिस केस द अक्यूज हैड टेकन अ फोटोग्राफ ऑफ द कंप्लेनेंट विद अ गार्लैंड ऑफ शूज around his neck, but the photograph was neither published nor shown to him। तो इस केस में क्या हुआ था कि जो अक्यूज कंसिडर किया गया था इस केस में, उसने एक फोटोग्राफ लिया था कंप्लेनेंट का, जिसके गले में शूज़ की माला थी, ठीक है, जूतों की माला, और उसके गले में डाल रखी थी, और उसका फोटोग्राफ लिया, लेकिन ना तो वो फोटोग्राफ कहीं पर भी पब्लिश हुआ और ना ही किसी को भी दिखाया गया, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे डिफेमेशन तो हुआ ही नहीं। डिफेमेशन इज समथिंग दैट कि किसी थर्ड पर्सन को जब कोई चीज़ डिलीवर हो या उसको मालूम पड़े, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सो इन दिस इट वॉज हेल्ड दैट द कंप्लेनेंट हैड बीन सब्जेक्टेड टू इंडिग्निटी ऑल्दो द कोर्ट टुक अ लीनिएंट व्यू। तो यहाँ पे ये हेल्ड हुआ कि कंप्लेनेंट को कहीं ना कहीं इंडिग्निटी तो सफ़र करनी ही पड़ी, मतलब कहीं ना कहीं उसको एम्बैरेसमेंट तो फील हुआ ही ना, मतलब कि उसका फोटो जूतों की माला में किसी व्यक्ति ने खींची है, और ये भी है कि ये डर भी रहता है कि कभी वो पर्सन किसी को दिखा भी सकता है, ऑल्दो उसने अभी तक कहीं पब्लिश नहीं किया है, किसी को दिखाया नहीं है। तो इस केस में कोर्ट ने बहुत लीनिएंट व्यू रखा था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फॉरगिविंग था, एंड इट रिवॉर्डेड पनिशमेंट बाय मेयरली एडमॉनिशिंग द अक्यूज। तो ऐसा कोई पनिशमेंट नहीं रिवॉर्ड किया, बट हाँ उसको फटकार लगा दी, उसको अच्छे से डांट दिया कि ये गलत अलग क्या तरीका है, ये है वो है, थोड़ा बहुत अच्छे से उसको डांट वाट दिया था, और फिर उसको छोड़ दिया गया था। तो क्योंकि वही ये स्लाइट हार्म था, ट्रिफलिंग ऑफेंस था, तो यहाँ पर तो इसमें सेक्शन 95 का प्ली मिल गया था। तो ये है सेक्शन 93, 94 और 95। बहुत इजी सी सेक्शंस थे, बट पढ़ना तो है ही ऑब्वियसली। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और आंसर राइटिंग में भी दीज केस लॉज एंड इलस्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑल एनफ, बट स्टिल इफ यू वांट टू clear anything else, you can go through your books, your barrack, and you can even ask me in the comment box. And in the next video, in the upcoming video, we'll be discussing section 96 to section 106. I'm sure that video is gonna be quite long because there are a lot of sections, and that covers the right of private defense. So I personally mean that I'll cover the entire portion of right of private defense in a single lecture. So this was it, guys. Just stay tuned with the channel, and if you have any query, you just really write it in the comment section. If you like the content and video explanation, you can hit a like button, and if you are watching it for the first time, you are new one on Law Vita, you can subscribe to our channel. And if you haven't, follow us on Instagram, so you can follow us on Instagram too. The ID is coming over screen. We used to share the notes over Instagram, and we also used to solve the queries. So this was it, guys. I'll meet you up soon in the next video with the next content. Till then, keep watching Law Vita, keep studying, take care of yourself, and bye bye. Have a nice day.